हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जय की क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। TGT PGT बेस पे हैं। जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में उसके क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि घरेलू खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होता है। घरेलू खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होता है। सुखाना, जमाना, अचार बनाना या भाप देना। सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका होगा, जस्ट अ मिनट, घरेलू खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होता है। सुखाना है, भाप देना है, अचार बनाना या भाप देना। सुखाना, जमाना, अचार बनाना या भाप देना। आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा जमाना। जमाने में भोजन को ताज़ा स्थिति लंबी अवधि तक मतलब ताज़ा रखते हैं। अगर आप फूड को जमा कर फ्रीज़र पे रखते हैं तो फूड क्या होगा, फूड लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा, ताज़ा बना रहता है, लंबी अवधि तक। और सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है, यानी कि बैक्टीरिया पनप नहीं पाते, फूड खराब नहीं होता है। अगर आप फूड को क्या करेंगे, जमाएंगे, यानी कि फूड को आप क्या करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, यानी कि जमाएंगे। जमाने में क्या होता है, जो फूड हमारा होता है लंबे समय तक ताज़ा फ्रेश बना रहता है, और जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया ख़राब करते हैं फूड को, वो नहीं, मतलब बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। फ्रीजिंग मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है घरेलू खाद्य संरक्षण के लिए। कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए, जस्ट अ मिनट, कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए हड्डियों के विकास में सहायता करता है। कौन सा विटामिन हड्डियों के विकास में सहायता करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है, विटामिन ए के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। जो विटामिन ए होता है, जस्ट अ मिनट, कौन सा विटामिन हड्डियों के विकास में सहायता करता है। एक एक करके विटामिन पढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा, विटामिन डी। हाँ, विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी कैल्शियम के लिए अवशोषण की, यानी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। जो विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कैल्शियम हमारी बॉडी में, कैल्शियम सबसे ज़्यादा बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, और दांतों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके साथ कौन सा मिनरल्स है काम करता है, विटामिन डी भी काम करता है। अगर विटामिन डी ना होके अगर फास्फोरस होता तो आप फास्फोरस पे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस विटामिन डी दोनों मिलकर क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ काम करते हैं, कैल्शियम के मुख्य काम में मदद करते हैं। कैल्शियम का मुख्य काम क्या होता है, हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जो विटामिन ए होता है रेटिनॉल होता है, पढ़ चुके हैं हम विटामिन ए के बारे में। रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल जो होता है क्या होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है।
विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है, पढ़ा था हम लोगों ने कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। और क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाती है। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक जस्ट अ मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। एक तो रतौंधी हो जाती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। और क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है जीरोपैथिलेमिया। क्या हो जाता है? इसमें क्या होता है जीरोपैथिलेमिया में? इसमें होता है आँखों का सूखा, यानी इसको कहते हैं आँखों का सूखापन, आँखों का सूखापन। इसको क्या कहते हैं? आँखों का सूखापन। रतौंधी हो जाती है। रतौंधी में क्या होता है? रतौंधी में रात में दिखाई नहीं देता है, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। जो विटामिन ए होता है, पूछा गया एक क्वेश्चन है, जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का एक क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी पीजीटी में कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप कौन सा होता है? पूर्वगामी रूप कह सकते हैं या पूर्वगामी, विटामिन ए का पूर्वगामी क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे? आंसर में बताएंगे बीटा कैरोटीन। क्या बताएंगे? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन बताएंगे। जो बीटा कैरोटीन होता है, जैसे कि आपने विटामिन ए कंज्यूम किया है तो आप विटामिन ए नहीं लेते, वो बीटा कैरोटीन होता है। जो बीटा कैरोटीन लेने के बाद जो बीटा कैरोटीन होता है हमारा, बीटा कैरोटीन आपने खाया, खाने के बाद वो विटामिन ए में परिवर्तित होता है। विटामिन ए में परिवर्तित होता है। कहाँ पे होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? पूछा गया है कि जो विटामिन ए होता है वो विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या हुआ? बीटा कैरोटीन हुआ। जो बीटा कैरोटीन होता है आपने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने के बाद जो बीटा कैरोटीन है विटामिन ए में परिवर्तित होता है। कहाँ होता है? तो लीवर में होता है, याद कर लीजिए। जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये क्या करता है? एस्कॉर्बिक एसिड दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बेस्ट होता है, मसूड़ों के लिए अच्छा माना जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाती है। विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाएगी। मसूड़ों में खून, जोड़ों में दर्द, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी, जो विटामिन डी होता है, ये क्या होता है? विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। विटामिन डी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार आप सारे विटामिन हम सारे पढ़ चुके हैं, एक बार क्लास भी आप देख लीजिए। जो विटामिन डी होता है, जो विटामिन डी होता है ये क्या होता है? तो जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी कैल्शियम, मतलब विटामिन डी जो अभी हमने पढ़ा कि विटामिन डी हो गया है फास्फोरस है, ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है विटामिन डी। और क्या करता है?
विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेसिया में क्या होता है? ऑस्टियोमलेसिया में जो हड्डियां होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स को इसकी कमी से रिकेट्स जो होता है, पूछा जाता है रिकेट्स किसको होता है, तो रिकेट्स जो होता है बच्चों में होने वाला रोग होता है और ऑस्टियोमलेसिया होता है वृद्धों में, यानी कि वृद्धों में हो सकता है, एडल्ट में हो सकता है, एडल्ट में होने वाला रोग। तो याद रख लीजिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है और जो विटामिन डी होता है कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है विटामिन डी, याद कर लीजिए। विटामिन ए, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के क्या होता है? जो विटामिन के होता है, विटामिन के को हम कहते हैं रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन, जमने वाला विटामिन होता है, रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन। अगर आपके कहीं चोट लग जाती है, ब्लड निकलता है, तो उसमें से जो ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड को रोकने का, थक्का जमने का काम कौन सा होता है? तो विटामिन के का होता है। जो विटामिन के होते हैं, विटामिन के K1 होता है, K2 होता है और K3 होता है। K1 जो होता है नेचर से मिलता है, K2 जो होता है पशुओं से मिलता है, K3 मैन मेड होता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है जो हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। परिवार नियोजन के किस तरीकों को स्थायी माना जाता है? परिवार नियोजन के ये होम साइंस पीजीटी, यूपी पीजीटी होम साइंस 2015 का क्वेश्चन है। परिवार नियोजन किस तरीके से स्थायी माना जाता है? कंडोम है, सर्जरी है, जन्म नियंत्रण की गोलियां, प्राकृतिक तरीके। तो क्या हो जाएगा? नसबंदी, यानी कि सर्जरी। नसबंदी हो जाएगा। नसबंदी क्या है? स्थायी तरीका है। कंडोम स्थायी तरीका है नहीं, जन्म नियंत्रण गोलियां होंगी नहीं, जो नेचुरल तरीके होते हैं ये नहीं होंगे, यानी नसबंदी एक स्थायी तरीका होता है। सर्जरी जैसे नसबंदी स्थायी रोकथाम के लिए आवश्यक होता है। घर की सफाई के लिए सर्वाधिक उपयोगी कीट नियंत्रण की विधि कौन सी होती है? रासायनिक कीटनाशक, प्राकृतिक कीट नियंत्रण, कीट फंसाने वाला जाल या नियमित सफाई। यानी कि इसमें क्या ऑप्शन होगा? रासायनिक कीटनाशक होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घर की सफाई के लिए सर्वाधिक उपयोगी केमिकल कीटनाशक नहीं होगा। नेचुरल तरीका, कीट फंसाने वाला जाल, नियमित सफाई, यानी कि नियमित सफाई से कीटों का प्रकोप कम होता है और घर स्वच्छ रहता है। नियमित सफाई यानी कि जब आप डेली घर साफ़ करेंगे, डेली आप किचन साफ़ करेंगे, डेली रूटीन से आप घर की डस्टिंग कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया पनपने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, उनसे बचा जा सकता है। कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाव में सहायक? जैसे अभी हमने पढ़ा विटामिन ए के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा है अभी। जो विटामिन ए होता है, पढ़ा हमने, रेटिनॉल होता है। इससे क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का पूर्वगामी रूप कौन सा होता है? पूर्वगामी रूप कौन सा होता है?
तो अभी हमने पढ़ा बीटा कैरोटीन होता है, कौन सा होता है, बीटा कैरोटीन होता है। जो बीटा कैरोटीन होता है ये हमारे लीवर में जाकर, ये कहाँ जाके, ये हमारे लीवर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए। जो विटामिन ए है केमिकल नेम रेटिनॉल है, पूर्वगामी रूप इसका बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन लीवर में जाता है और विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो बीटा कैरोटीन है कहाँ पे पूर्व विटामिन ए में परिवर्तित होता है, तो लीवर में होता है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी अभी हम लोगों ने पढ़ा। जो विटामिन सी होता है स्कारबिक एसिड होता है। जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और वृद्धों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। जो विटामिन B12 होता है ये आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी ब्लड बनाते हैं। विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं। विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए दृष्टि विशेषकर कम रोशनी में देखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से क्या होती है, रतौंधी हो जाता है। रतौंधी क्या होता है, रतौंधी में हमें कम रोशनी में नहीं दिखाई देता है। जो रतौंधी होती हैं, रतौंधी के भी स्टेप होते हैं। सारे स्टेप हम लोगों ने जब विटामिन पढ़ा था तब चीज़ें उसमें क्लियर हुई थी। जो स्टेप अरेंज करने के लिए यूजीसी नेट में आता है, तो एक बार आप क्लास को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र के लिए उपयुक्त देखभाल, ये क्या है, ये क्या लिखा है, इसको सही कर लीजिए। ये है देखभाल। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र के लिए उपयुक्त देखभाल तरीका होता है। 2026 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो कौन सा होता है, ठंडे पानी में धोना। गर्म पानी में सूती कपड़े धोएंगे नहीं, ड्राई क्लीनिंग कराएंगे नहीं, रसायनों से धोएंगे नहीं। केमिकल जो केमिकल होता है नेचुरल चीज़ों को ख़राब करता है। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको केमिकल क्या करता है, ख़राब करता है। तो जो सूती हमारा है, सूती क्या है, सूती नेचर से ही तो मिला है हमें। तो नेचर वाली जो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं वो नेचर को ख़राब, यानी नेचुरल चीज़ों को ख़राब करती है। तो जो सूती की, जो हमें सूती यानी कॉटन की जो प्राप्ति हुई है, कहाँ से हुई है, नेचर से ही तो हुई है, नेचर से हुई है। ठंडे पानी से कपड़े की गुणवत्ता बनी रहती है और सिकुड़ने से बचते हैं। फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है। जो फाइबर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, पाचन में सहायता, रक्तचाप बढ़ाना, त्वचा की देखभाल। क्या होगा, जो फाइबर होता है पाचन में सहायता करना, फाइबर पाचन तंत्र को सुचारू रूप से बनाता है और कब्ज को रोकता है। यानी जो फाइबर होता है, फाइबर जो होता है ये हमारी बॉडी में क्या, बॉडी में डाइजेस्ट, इसका पाचन नहीं होता है, फाइबर का पाचन नहीं होता है। हमारी बॉडी में फाइबर का क्या होगा, पाचन नहीं होता है। फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर का काम होता है जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम फाइबर का करता है। ऊर्जा प्रदान नहीं करता, पाचन में सहायता करता है, सही ऑप्शन है। रक्तचाप नहीं बढ़ाता है, जबकि जो रक्तचाप होता है शुगर को, ब्लड को, यानी कि जो रक्तचाप बढ़ाता नहीं है, रक्तचाप को क्या करता है, कम करता है। फाइबर क्या करते हैं, जो रक्तचाप होता है उसको कम करते हैं। जो फाइबर होते हैं, फाइबर रक्तचाप को कम करते हैं। त्वचा की देखभाल,
त्वचा की देखभाल करते हैं, लेकिन मेन काम इसका मुख्य कार्य पूछा गया है तो मुख्य कार्य होता है फाइबर पाचन तंत्र को सुचारू बनाता है और कब्ज को ठीक रखता है। यानी कि जो फाइबर होते हैं, फाइबर का मेन काम होता है हमारी मतलब पाचन तंत्र को सही रखना, और जो बॉडी है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। जल संरक्षण का सबसे प्रभावी घरेलू तरीका कौन सा होता है? कौन सा होता है जल संरक्षण का? नल बंद करना। नल बंद करेंगे, बिल्कुल सही है। अगर आप नल बंद करके रखेंगे, पानी वेस्ट नहीं होगा तो जल संरक्षण होगा। वर्षा का जल, जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी आप उसको इकट्ठा करेंगे। पानी को फिर से उपयोग करना, सभी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सभी हमारा। सभी उपाय मिलकर जल संरक्षण में सहायता होते हैं। यानी कि आप नल बंद करके रखेंगे, वर्षा का जल संचयन, पानी को फिर से उपयोग में करना, और ऑल एबव सारे ऑप्शन सही होंगे। परिवार के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? परिवार के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? पोषण शिक्षा, भोजन की मात्रा को बढ़ाना, महंगे आहार लेना, व्यायाम करना। परिवार के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? पोषण शिक्षा, न्यूट्रिशन एजुकेशन। भोजन की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, भोजन की मात्रा बढ़ाने से पोषण स्तर नहीं बढ़ेगा। महंगे आहार लेने से पोषण स्तर नहीं बढ़ेगा। व्यायाम बढ़ाना, सही पोषण शिक्षा से आहार की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैसे कि आपको पोषण शिक्षा के बारे में आपको पता है, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता है। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें क्या कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, प्रोटीन से क्या मिलता है, फैट से क्या मिलता है। जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपको न्यूट्रिएंट के बारे में नॉलेज है, न्यूट्रिएंट शिक्षा है, पोषण शिक्षा है, तो पोषण शिक्षा परिवार के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले, यानी कि अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता है तो आप अपने परिवार के जो पोषण है उसको आप बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो संतुलित आहार होते हैं, बैलेंस डाइट होती है। बैलेंस डाइट में सबसे जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? दालें, चावल, चीनी, तेल। प्रोटीन हमें दालों से मिलती है, हमने पढ़ा था। चावल में क्या होता है? कार्बो होता है। चीनी में क्या होता है? चीनी में कार्बो होता है, शुगर होता है। और ऑयल में क्या होता है? फैट होती है। फैट में भी हमने पढ़ा था, जो फैट होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एसेंशियल होते हैं और नॉन एसेंशियल होते हैं। 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं? नहीं बनते, तो हमें इन्हें डाइट से और आहार से कंज्यूम करना पड़ता है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जो एसेंशियल फैटी एसिड, अमीनो एसिड तो हमने प्रोटीन में पढ़ा था, लेकिन जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हम लोगों ने फैट में पढ़ा है। जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, तो हमें डाइट से, आहार से कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन जो नॉन एसेंशियल होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में बनते हैं, यानी कि बॉडी में बनते हैं। बॉडी में क्या करते हैं? बॉडी में बनते हैं, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। तो जो नॉन एसेंशियल होते हैं ये हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनते रहते हैं। और जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, तो हमें बाहर से, डाइट से, आहार से लेना पड़ता है। तो तेल में फैट होता है,
दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। जो दालें होती हैं प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। लेकिन जो अनाज होते हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो, जो भी हो, जो अनाज होते हैं उसमें क्या फैट नहीं होता है, फैट नहीं होता है। बाल विकास के किस चरण में सामाजिक कौशल सबसे तीव्रता से विकसित होता है? यानी कि बाल विकास के किस चरण में सामाजिक कौशल सबसे अधिक तीव्रता से विकसित होता है? शिशु अवस्था, शैशव अवस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। जो किशोरावस्था होती है ये क्या होती है? ये जन्म से कितनी होती है? 1 वर्ष, 1 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होगा, जन्म से 1 वर्ष है तो वो बच्चा जो होगा वो माँ बाप पे ही डिपेंड होगा। शैशव अवस्था जो होती है, शैशव अवस्था होती है कौन सी होती है? जो शैशव अवस्था होती है वो 1 से 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष होती है। इस चरण में जो बच्चे होते हैं आपस में बैठकर खेलना सीख लेते हैं। जो किशोरावस्था होती है ये कौन सी एज होती है? 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। इस एज में क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं, किशोर जो होते हैं, फ्रेंड बनाते हैं और दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। पूर्व बाल अवस्था, जो पूर्व बाल अवस्था होती है 3 से 6 साल होती है, 3 से 6 वर्ष होती है, 3 से 6 वर्ष होती है। इसको प्री स्कूल भी कहते हैं, प्री स्कूल आयु। पूछा गया है कि जो पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री स्कूल एज कौन सी होती है? प्री स्कूल एज होती है अर्ली चाइल्डहुड, 3 से 6 साल। याद कर लीजिए। पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक कौशल की तीव्र विकास होता है। यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उसमें जो सामाजिक कौशल का तीव्र गति से विकास होता है। 2021 में पूछा गया, पीजीटी होम साइंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक पूछा गया ये भी क्वेश्चन है कि प्री स्कूल एज कौन सी होती है? प्री स्कूल एज कौन सी होती है? तो आप क्या बताएंगे? 3 से 6 साल, 3 से 6 साल होती है। याद कर लीजिए। किस प्रकार के कपड़े गर्मियों में पहनने के लिए उपयुक्त होते हैं? जैसे कि अभी हमने पढ़ा, किस प्रकार के कपड़े गर्मियों में पहनने के लिए उपयुक्त होते हैं? ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, सिंथेटिक या रेशमी कपड़े। सूती कपड़े, यानी कि जो सूती कपड़े को क्या कहा जाता है? इको फ्रेंडली कहा जाता है, इको फ्रेंडली कहते हैं। इको फ्रेंडली हम लोग कहते हैं सूती कपड़ों को। इको फ्रेंडली होता है। पूछा जाता है कि यूको फ्रेंडली कौन सा कपड़ा होता है? तो यूको फ्रेंडली होता है हमारा सूती कपड़ा। सूती कपड़े हवा को गुजरने देते हैं और ठंडक बनाए रखते हैं। यानी गर्मी में जो पसीना आता है उसको सोखते हैं और हवा को पास करते हैं, हवा को आने से मतलब बॉडी में जो हवा होती है उसको हवा को गुजरने देते हैं और ठंडक बनाए रखते हैं। यानी कि जो पसीना सोखने की क्षमता किस में होती है? सूती कपड़ों में होती है। घरेलू बजट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? घरेलू बजट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? घरेलू बजट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आय, बचत, व्यय या ऋण। घरेलू बजट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो सकता है? आय। बजट के लिए आय का सही अनुमान आवश्यक है। यानी कि जब आप किसी चीज़ का बजट बना रहे हैं
बजट बनाने के लिए आपको आय का अनुमान मतलब आय का जानना आवश्यक है कि आपकी आय कितनी है। जब आपको ये पता होगा कि आपकी आय कितनी है तभी आप बजट किसी चीज़ का भी बना पाएंगे। यानी कि बजट के लिए आय का सही अनुमान आवश्यक होता है। जब आपकी आय का सही अनुमान है कि आपकी आय मतलब कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर सकते हैं। जहाँ जो प्राइमरी नीड होती है यानी जो ज़रूरी खर्चे होते हैं उस पर आप खर्च कर सकते हैं। जो सेकेंडरी खर्चे होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आपको अपनी आय का सही अनुमान होगा तब आप एक संतुलित यानी बैलेंस बजट बना सकते हैं। स्वच्छता एवं स्वस्थ सबसे महत्वपूर्ण दिनचर्या कौन सी होती है? स्वच्छता और स्वस्थ में सबसे महत्वपूर्ण दिनचर्या कौन सी होती है? नियमित व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता, योगाभ्यास, ताज़ी हवा। यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन। व्यक्तिगत स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं। यानी कि जब आप पर्सनल हाइजीन रहेंगे तो जो बीमारियां जो होंगी, जो बैक्टीरिया हैं वो कम होंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं। इस अनुसंधान विधि में प्रतिभागियों के व्यवहार को प्राकृतिक परिवेश में देखा जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान, क्षेत्रीय अनुसंधान, सर्वेक्षण, केस स्टडी अनुसंधान। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है यानी कि प्रयोगशाला या लैब, यानी कि प्रयोगशाला या लैब में एक वातावरण होता है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है एक एनवायरनमेंट होता है, एक वातावरण होता है जहाँ पे आप या तो प्रयोगशाला हो सकता है, लैब हो सकता है, जब आप किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्षेत्रीय अनुसंधान, फील्ड स्टडी क्या होती है? फील्ड स्टडी होती है कि आप जब घर घर जाके लोगों से उनके परेशानी का जिस पे भी आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च से क्वेश्चन है, जिस पे भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको घर घर जाके लोगों से मिलना, पर्सनल लोगों से मिलना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, या आप जिस पे भी रिसर्च कर रहे हैं वो आपको जाके चीज़ों को पता करना पड़ेगा। फील्ड स्टडी में घर घर जाके लोगों से पूछना पड़ता है। सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण किसी चीज़ का सर्वेक्षण करना। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी जैसे किसी भी टॉपिक का अध्ययन करना। जैसे कि केस स्टडी में इसमें किसी एक व्यक्ति समूह यानी कि किसी एक व्यक्ति पर भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, संस्था हो सकती है, किसी भी उसमें केस स्टडी करना। यानी कि व्यक्ति पर, समूह पर या संस्था पर या किसी पर भी केस स्टडी करना। इसका आंसर क्या होगा? अनुसंधान विधि में प्रतिभागियों के व्यवहार को प्राकृतिक परिवेश में देखा जाता है। तो कहाँ पे देखा जाता है? क्षेत्रीय अध्ययन, फील्ड सर्वे। फील्ड जो स्टडी होती है या फील्ड सर्वे होता है, क्षेत्रीय अध्ययन में व्यवहार प्राकृतिक संदर्भ में देखा जाता है। बाल विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? बाल विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? कौन सा होता है? आनुवंशिकी, पोषण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, एजुकेशन। पर्यावरण बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित होता है। यानी बाल विकास में जो बाल विकास होता है, बाल विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? आनुवंशिक होगा नहीं, जो हेरिडिटी होगी वो होगी नहीं, न्यूट्रिशन होगी नहीं, एनवायरनमेंट और शिक्षा।
तो जो बाल विकास है उसका सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा होता है? इन्वायरमेंट होगा। जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा, आसपास का, घर का, परिवार का इन्वायरमेंट हो सकता है, बाहर का इन्वायरमेंट, कोई भी इन्वायरमेंट हो सकता है, वो सबसे ज़्यादा बाल विकास को, यानी कि बच्चों के मानसिक विकास हो, चाहे शारीरिक मानसिक विकास हो सकता है, फिजिकल विकास हो सकता है, सबसे अधिक प्रभावी होता है आपका इन्वायरमेंट। आपके घर का जैसा इन्वायरमेंट होगा, बच्चे का विकास वैसा ही होगा। जैसे माहौल बच्चे घर का देखते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। और आसपास का, आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, वैसा ही इन्वायरमेंट सबसे, पर्यावरण जो होता है सबसे इफ़ेक्ट डालता है बच्चों को प्रभावी बनाने में, चाहे उसका मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो। कपड़े धोते समय किस प्रकार का डिटर्जेंट सूती कपड़ों के लिए उपयुक्त होता है? कपड़े धोते समय सख्त रसायन होते हैं वो क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि जो सख्त रसायन होते हैं वो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे नेचर से हमें मिला है, जो सूती कॉटन होता है, कॉटन जो होता है नेचुरल फाइबर होता है कॉटन। तो जो केमिकल बेस रसायन होते हैं वो नेचुरल वाली जितने भी फाइबर होते हैं उनको क्या करते हैं? उनको ख़राब कर देते हैं। अम्लीय डिटर्जेंट, बेसिक डिटर्जेंट, जो अम्लीय होते हैं इनका क्या होगा? इनका जो पीएच होता है कम होता है, बेसिक का पीएच ज़्यादा होता है, तो ये भी चीज़ें क्या होंगी? नेचर को ख़राब करेंगी। माइल्ड डिटर्जेंट, ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, जो नेचुरल के फाइबर होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। माइल्ड डिटर्जेंट कपड़े की गुणवत्ता बनाए रखता है। जो माइल्ड डिटर्जेंट होते हैं वो कपड़ों की क्वालिटी को ख़राब नहीं होने देते हैं। बाकी जो सख्त रसायन होते हैं, जो केमिकल होते हैं, वो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, यानी नेचुरल जिससे जो हमें फाइबर मिलता है, उसके जो फाइबर होते हैं, रेसे होते हैं, कपड़े, उनको क्या करता है? डैमेज कर देता है, नुकसान कर देता है। अम्लीय डिटर्जेंट, बेसिक डिटर्जेंट, ये जो होते हैं नेचुरल जो फाइबर होते हैं ख़राब करते हैं। जो माइल्ड डिटर्जेंट होते हैं ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, जो नेचुरल के फाइबर होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। कौन सा पोषक तत्व रक्त निर्माण में सहायक होता है? कौन सा पोषक तत्व रक्त निर्माण में सहायता करता है? जैसे कि एक क्लास हम लोगों ने जब प्रोटीन पढ़ रहे थे, प्रोटीन विटामिन फूड साइंस पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने पढ़ा था हीमोग्लोबिन पढ़ा था हम लोगों ने, हीमोग्लोबिन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। पढ़ा था, ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आयरन और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन बनाते हैं। लेकिन जो आयरन होता है वो ब्लड में कहाँ पे मिलता है? ब्लड में आरबीसी का निर्माण करता है आयरन आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है आयरन, तो आरबीसी में आयरन होता है, इसी वजह से जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है आयरन की उपस्थिति में। समझ गए होंगे? चीज़ों को पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी ऑक्सीजन का संचरण हमारे कौन सा मिनरल्स करता है? तो आयरन करता है। आयरन
आयरन का यानी आयरन प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। जो हीमोग्लोबिन में आरबीसी जो होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में आयरन होता है, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो आरबीसी का निर्माण कौन करता है, आयरन करता है। आयरन का एक काम है कि ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ऑक्सीजन का परिवहन भी कहा जाता है आयरन को। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा मिनरल्स करता है, तो आयरन करता है, याद कर लीजिए। विटामिन सी हम लोगों ने पढ़ा। जो विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। आयरन हमने पढ़ा। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, दांतों में और हड्डियों में। कहाँ पाया जाता है, दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन डी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। किस में होता है रिकेट्स, तो बच्चों में होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है। और वृद्धों में क्या होता है, वृद्धों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, अभी हमने पढ़ा था। ऑस्टियोमलेशिया होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है और वृद्धों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। आयरन जो होता है, आयरन कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है। कैल्शियम का सबसे मुख्य काम क्या होता है, दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। आयरन और फास्फोरस मिलकर कैल्शियम के साथ काम करते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। समझ गए होंगे। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी में 2021 का क्वेश्चन है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा खान पान कौन सा होता है, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा खान पान कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, तेली और मसालेदार भोजन, संतुलित आहार, केवल फलाहार और केवल अनाज। तो तेली मसालेदार भोजन होगा नहीं, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए यानी हेल्थ के लिए तेली मसालेदार भोजन नहीं होगा। संतुलित आहार क्या होगा, बैलेंस डाइट। बैलेंस जो डाइट होती है, संतुलित आहार शरीर के सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि जो बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हैं, तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों। पूछा गया क्वेश्चन है कि आप बैलेंस डाइट से क्या समझते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। पोषक तत्व, न्यूट्रिशन से पोषक तत्व कौन से होते हैं, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं पूछा गया है। पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बो हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन हो गया और जल हो गए।
तो जो कार्बो होता है फैट है और प्रोटीन है। पूछा जाता है माइक्रो, जो पूछा गया है क्वेश्चन कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे जैसे कार्बो है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोज हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, ये क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक पूछा जाता है क्वेश्चन माइक्रो कौन से होते हैं। माइक्रो मतलब होता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा, और माइक्रो मतलब होता है कम। तो जो मैक्रो होते हैं कार्बो हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए। क्वेश्चन पूछा गया है तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं कार्बो हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गया। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये हमारे हो गए जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स मिनरल्स हो गए। जो मिनरल्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। जो माइक्रो होते हैं, अगर माइक्रो नहीं दिया है, ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट कहते हैं या ट्रेस मिनरल भी कहते हैं। याद कर लीजिए कि जो मिनरल भी होते हैं वो भी हमारे दो तरह के होते हैं, माइक्रो होते हैं, मैक्रो होते हैं। जो माइक्रो होते हैं हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है हमारे दांतों के और हड्डियों के लिए ज़रूरत होती है, ज़्यादा होता है। कितना % पाया जाता है हमारी बॉडी में, जो कैल्शियम होता है दांतों में और हड्डियों में कितना % पाया जाता है। तो कितना % पाया जाता है, 30 से 40 या कहीं कहीं 25 से 30 भी दिया हुआ है। तो आप याद कर लीजिए सबसे ज़्यादा हड्डी और दांतों में होता है, ये होता है मैक्रो मिनरल्स, कैल्शियम। और जो माइक्रो होते हैं जैसे कि तांबा हो गया, कोबाल्ट हो गया, जस्ता हो गया, ये सारे क्या हैं ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं और ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं, ट्रेस मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट। इनका पूछा जाता है कि जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं हमारी बॉडी में कितना % पाया जाता है। तो ट्रेस एलिमेंट हमारी बॉडी में कितना % पाया जाता है, 0.1% पाया जाता है। याद कर लीजिए। तो संतुलित आहार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कुछ भी पूछ सकता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, माइक्रो कौन से होते हैं, माइक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं, मैक्रो कौन से होते हैं, ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रेस एलिमेंट हमारी बॉडी में कितना % पाया जाता है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, संतुलित आहार। संतुलित आहार शरीर के सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होंगे। घर में जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा होता है। अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नल को बंद रखना, वर्षा जल संचयन, जल पुनः उपयोग, सभी आल अबव होंगे। फाइबर की कमी से किस समस्या का खतरा बढ़ जाता है। फाइबर की कमी से किस समस्या का खतरा बढ़ जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, जैसे कि कब्ज, एनीमिया, मोटापा, मधुमेह। जो कब्ज होता है, कब्ज क्या होता है, कब्ज जैसे हमने पढ़ा था कि जो फाइबर होता है, फाइबर का पाचन नहीं होता है। हमने अभी पढ़ा था फाइबर का पाचन नहीं होता हमारी बॉडी में, फाइबर का पाचन बॉडी में नहीं होता। लेकिन फाइबर हमारी बॉडी में जो पाचन जो सिस्टम होता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। क्योंकि फाइबर का काम क्या है, फाइबर का काम है कि जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है फाइबर। लेकिन फाइबर का पाचन बॉडी में नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं और
जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। अगर वेस्ट जो प्रोडक्ट है बाहर निकल जाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी अच्छा रहेगा। अगर आप फाइबर वाली चीज़ें ले रहे हैं तो आपका कब्ज की प्रॉब्लम होगी नहीं, यानी फाइबर पाचन को सुचारू बनाता है और कब्ज को रोकता है। एनीमिया जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एनीमिया के बारे में। एनीमिया ब्लड में जो ब्लड होता है, ब्लड की कमी हो जाती है एनीमिया। मोटापा, ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी 2 टाइप की हो सकती है। या तो आप न्यूट्रिएंट का अधिक, जो न्यूट्रिएंट होते हैं यानी कि जो डाइट होती है वो अतिरिक्त डाइट, अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में है तो ओबेसिटी हो सकता है। या आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या हेरिडिटी भी हो सकती है मोटापे का कारण। मधुमेह जैसे कि डायबिटीज़ हमने पढ़ा था, डायबिटीज़ की पूरी क्लास हुई थी क्योंकि डायबिटीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे उसके लिए, यूजीसी नेट के लिए। टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन जो यूजीसी नेट में है उसमें ज़्यादा डीप में पूछते हैं। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अब कंडक्ट हो रहे हैं तो वो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही है। जैसे कि उसमें भी कथन और रीज़न आ रहे हैं, कथन और कारण से क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चीज़ों को आपको हर चीज़ का डीपली नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको किसी की भी चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज है तो आप चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। डायबिटीज़ हमने क्या पढ़ा था, डायबिटीज़ क्यों होता है? डायबिटीज़ क्यों होता है? जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है यानी कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड में शुगर का, ब्लड में पढ़ा था हमने, ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ हो जाता है। शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ता क्यों है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से बढ़ता है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी है तो क्या हो जाएगा, शुगर हो जाता है। तभी जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है कि जो ब्लड में शुगर है इसके, शुगर के क्या होता है, शुगर के स्तर को मेंटेन करता है। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं है तो शुगर का लेवल आपके ब्लड में क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन पूछा गया क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से है? तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय की दीपिकाओं की लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। याद कर लीजिए कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। एक ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, वो कहाँ से निकलता है? तो वो भी ग्लूकागॉन भी अग्नाशय से ही निकलता है यानी कि पैनक्रियाज से ही निकलता है, लेकिन वो अल्फा सेल से निकलता है। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन और अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। चीज़ें याद कर लीजिए, पूछा जाता है कि पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है कहाँ से निकलता है? तो पैनक्रियाज की, अगर अग्नाशय दिया है पैनक्रियाज तो पैनक्रियाज, अगर उसके अंदर भी पूछा गया है कि किस सेल से निकलता है तो पैनक्रियाज की दीपिकाओं की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है और पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। समझ गए होंगे। जो मधुमेह है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के स्टेप अरेंज करने के लिए आ जाता है कि जो डायबिटीज़ है पॉलीफेजिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया क्या होता है। जो मधुमेह है, मधुमेह कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मधुमेह में कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कौन से टेस्ट क्या होते हैं, ये सारे टेस्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक बार आप डायबिटीज़ की क्लास को भी देख लीजिए।
परिवार नियोजन में नसबंदी का क्या अर्थ है? अभी हमने पढ़ा है परिवार जो नियोजन होता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्थायी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन घुमा के दे दिया है कि परिवार नियोजन में नसबंदी का क्या अर्थ है। तो नसबंदी का क्या अर्थ है, ये 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया है परिवार नियोजन में नसबंदी का क्या अर्थ होता है। तो नसबंदी का अर्थ होता है अस्थायी रोकथाम, स्थायी रोकथाम, गर्भ निरोधक गोलियां या प्राकृतिक तरीके। तो अभी हमने पढ़ा है स्थायी रोकथाम। जो नसबंदी होती है, सर्जरी होती है, वो एक स्थायी रोकथाम है परिवार नियोजन के लिए। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर स्किन? स्किन के लिए कौन सा जो न्यूट्रिएंट होता है आवश्यक होता है? कौन सा आवश्यक होता है? कौन सा आवश्यक होता है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, विटामिन के। विटामिन ए जो होता है वो विटामिन ए त्वचा की कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो स्किन के टिश्यू होते हैं उनको रिपेयरिंग का काम करता है। कौन करता है? तो विटामिन ए करता है, विटामिन ए करता है। जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के टिश्यू को रिपेयरिंग का काम करता है। लेकिन स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि स्किन के जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती, टिश्यू होते हैं, उनकी रिपेयरिंग कौन करता है? तो विटामिन ए करता है, कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। विटामिन ए हम लोग पढ़ चुके हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, ये आपको रट गया होगा, रेटिनॉल होता है। और रेटिनॉल केमिकल नेम होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। रतौंधी होती है, रतौंधी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एक होता है जीरोपैथेलेमिया। जीरोपैथेलेमिया क्या होता है? विटामिन ए की ही कमी से होता है। जो जीरोपैथेलेमिया होता है इसमें होता है सूखा, आँखें सूख जाती हैं। क्या होता है? आँखें सूख जाती हैं। किसमें आँखें सूख जाती हैं? तो जीरोपैथेलेमिया बीमारी होती है, आँखों से रिलेटेड होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें क्या होंगी? आँखें जो होती हैं वो सूख जाती हैं। रतौंधी में कम रोशनी में नहीं दिखाई देता है। रतौंधी में क्या होता है? कम रोशनी में नहीं दिखाई देता। रतौंधी के भी स्टेप हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो ये भी चीज़ें आप एक बार क्लास देख लीजिए, समझ जाएंगे। कैल्शियम, जैसे हमने अभी पढ़ा, जो कैल्शियम होता है, अभी हमने पढ़ा कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का क्या काम होता है? कैल्शियम का काम होता है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में काम करता है कैल्शियम। आयरन क्या होता है? आयरन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम है, आयरन नहीं है, तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। जब कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा तो आपकी बॉडी में हड्डी और दांतों का विकास क्या होगा? रुक जाएगा। तो आयरन होगा तभी कैल्शियम का अवशोषण हो पाएगा। अगर आपकी बॉडी में आयरन है, फास्फोरस है, आयरन और फास्फोरस, अगर आयरन, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के साथ, विटामिन कौन सा मिनरल्स होता है जो कैल्शियम के अवशोषण में या कैल्शियम के साथ मदद करता है कैल्शियम के काम करने में? तो आयरन क्या होता है? कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। और जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस क्या होता है? जो फास्फोरस होता है वो कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन है तो कैल्शियम का अवशोषण होगा। आयरन का और क्या काम है? हीमोग्लोबिन निर्माण करता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर, यानी हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, तो आयरन और प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। आयरन जो होता है ब्लड में आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में आयरन के ही कारण, जो आरबीसी में आयरन है उसी से जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। यानी हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आयरन। ब्लड में आयरन उपस्थित है। इस पूछा भी गया क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में
ऑक्सीजन परिवहन कौन करता है? तो आयरन करता है। आयरन क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, ब्लड का निर्माण करता है, आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में आयरन होने के कारण आपकी बॉडी में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। समझ गए होंगे। विटामिन के को रक्त का थक्का विटामिन एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का थक्का जमने वाला कौन सा विटामिन होता है? रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के होता है। विटामिन के कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन के भी 3 प्रकार के होते हैं, अभी हमने पढ़ रखा है, K1, K2 और K3। K1, K2, K3 ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। जो K1 होता है नेचर से मिलता है, K2 पशुओं से मिलता है और जो K3 होता है वो मैन मेड होता है। कपड़े धोते समय किस तापमान का पानी सूती कपड़ों के लिए उपयुक्त होता है? यानी कि अगर आप कॉटन के कपड़े धो रहे हैं तो किस तापमान का पानी सूती कपड़ों के लिए उपयुक्त होता है? ठंडा पानी, गर्म पानी, उबलता पानी या कमरे के तापमान का पानी? कौन सा होगा? कपड़े धोते समय किस तापमान का पानी सूती कपड़ों के लिए उपयुक्त होता है? तो ठंडा पानी। ठंडे पानी से कपड़ा सिकुड़ता नहीं है और रंग सुरक्षित रहता है। शिशु के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन से होते हैं? यानी कि जो शिशु है, शिशु के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? विटामिन सी है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन सा होगा? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जो शिशु है, कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन होता है शिशुओं के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि शिशु जो होते हैं एक बढ़ती एज होती है। जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू तेज़ी से टूटते रहते हैं, तो टिश्यू को रिपेयरिंग का काम करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आयु में, पीजीटी का क्वेश्चन है, किस आयु में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व की कमी, किस आयु में पोषक तत्व की कमी हो जाती है? यानी कि पोषक तत्व की कमी हो जाती है किस आयु में? तो वृद्धावस्था। वृद्धावस्था क्यों? क्योंकि जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था में न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि वो कम हो जाती है। हार्मोन्स हैं, इम्यूनिटी सिस्टम है, ये क्या होने लगता है? ये कमज़ोर होने लगता है। तो जो वृद्धावस्था होती है उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा, मतलब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। पोषक तत्व हमें कम देने चाहिए। पोषक तत्व को क्या होता है? पचाने की क्षमता कम हो जाती है। यानी कि पोषक तत्वों की पचाने की क्या होगी? पचाने की क्षमता कमी हो जाती है। जो वृद्धावस्था में जो पोषक तत्व होते हैं, पचाने की क्षमता में कमी हो जाती है, तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। एक पूछा गया है किस आयु में न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ जाती है? यानी न्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा देने चाहिए। किस आयु में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं? यानी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। किस आयु में पोषक तत्व हमें अधिक देने चाहिए, अधिक ज़रूरत होती है? तो किस आयु में? एक होता है शिशु अवस्था, एक होती है किशोरावस्था। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन ना दे के ये दे देता कि शिशु के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि कौन सी ऐसी एज पूछ लेता कि किस एज में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व या कौन से पोषक तत्व की जो पोषक तत्व की वैल्यू होती बढ़ जाती है, तो शिशु अवस्था होती है।
और किशोरावस्था होती है। अब पोषक तत्व की किस में कमी हो जाती है, तो वृद्धावस्था में कमियाँ हो जाती है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वृद्धावस्था में वो कम हो जाता है। विटामिन सी अभी हमने पढ़ा, स्कारबिक एसिड होता है, मसूड़ों से प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, मसूड़ें स्वेलिंग हो जाती है, मसूड़ों से ब्लड आ जाता है। प्रोटीन हमने पढ़ा, जो प्रोटीन होता है क्या होता है, टिश्यू रिपेयरिंग का काम करता है। बॉडी में हमारे जो प्रोटीन होते हैं टिश्यू रिपेयरिंग का काम करते हैं। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम का काम होता है हमारी बॉडी में हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। प्रोटीन जो होता है हमारी रिपेयरिंग का काम करता है बॉडी में। जो विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन्स को और दांतों को, हड्डी को और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है कितने किलो एनर्जी देती है। 1 ग्राम प्रोटीन जो होती है वो 4.2 या कहीं कहीं पे 4 KCl, KCl क्या होता है, किलो कैलोरी होता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4.2, या ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करिए। अगर ऑप्शन में 4.2 है तो टिक करिए, अगर 4 है तो 4 पे टिक करिए। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है 1 ग्राम प्रोटीन। 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम जो फैट होता है वो कितनी एनर्जी देता है, तो वो भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। पूछा जाता है कौन सा पोषक तत्व दुगना एनर्जी देता है, तो 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट आप लेंगे तो 9.2 या 9 KCl, यानी कि 9 KCl फैट से एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से पोषक तत्व से हमें दुगना एनर्जी मिलती है, तो फैट से। फैट से हमें 1 ग्राम फैट लेने से 9.2 या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किस प्रकार के कपड़े गर्मी में पहनने के लिए उत्तम होते हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो सूती कपड़े होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ह्यूमन हितैषी होते हैं। सूती कपड़ों को ह्यूमन हितैषी कहा जाता है, यानी कि ये ह्यूमन हितैषी होते हैं, इसलिए कि गर्मी में क्या होते हैं, गर्मी में पसीने को सोखते हैं और ठंडक प्रदान करते हैं सूती कपड़े। सूती कपड़े से हवा गुजरने और ठंडक बनाए रखते हैं। संतुलित आहार में विटामिन सी का सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा होता है, तो साइट्रिक एंड फ्रूट्स होते हैं। साइट्रिक एंड जो फ्रूट्स होते हैं, आम है, टमाटो है, विटामिन सी सभी से अधिक मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, एक स्वस्थ युक्त आहार में कितनी कैलोरी पोषक तत्व का समावेश होना आवश्यक होता है, तो क्या होता है इसका आंसर, रंग। जो रंगीन फूड होते हैं, जस्ट
5 रंगीन जो फूड जो ग्रुप्स होते हैं वो पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व जो जितने कलर वाले फल होते हैं, मौसम के फल होते हैं, मौसम की सब्जियां होती हैं, क्या होते हैं उसमें सभी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। सूती कपड़ों की सफाई के लिए किस तापमान का पानी उपयुक्त है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि जो सूती कपड़ों के लिए ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। ठंडे पानी से कपड़ा सिकुड़ता नहीं है और रंग सुरक्षित रहता है। किस प्रकार की सूती कपड़ों से सिकुड़ने का खतरा कम हो जाता है? किस प्रकार में कम हो जाता है? सिकुड़ते नहीं हैं। कौन से किस प्रकार के सूती कपड़ों से सिकुड़ने का खतरा कम हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। किस प्रकार की सफाई साधन कपड़ों की रंग में विकार निकलती है? यानी कि कौन सी ऐसी प्रकार की सफाई है? जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था माइल्ड क्या होता है? जो माइल्ड होता है, अभी हमने पढ़ा शुद्ध पानी माइल्ड, इसमें क्या होता है? ये सॉफ्ट होते हैं, जिसके जो डिटर्जेंट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। हार्श केमिकल होते हैं जो वो कपड़ों के रंग को मतलब ख़राब कर देते हैं। धीरा मतलब होता है कि ख़राब कर देते हैं, गलत टाइपिंग हो गई है, ख़राब करते हैं। बाल आचरण धारण करने में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? यानी कि बाल आचरण को धारण करने में कौन सा सबसे अधिक कारण जो होता है प्रभावित होता है? अनुवांशिकी, पोषण, पर्यावरण, शिक्षा। जैसे कि अभी हमने इन्वायरमेंट वाला भी क्वेश्चन अभी एक आया था कि जो इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, जो पर्यावरण होता है ये क्या होता है? ये बच्चे के मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। आपका इन्वायरमेंट पारिवारिक वातावरण भी हो सकता है और आपके आसपास का वातावरण भी हो सकता है, या स्कूल का इन्वायरमेंट या कहीं का इन्वायरमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है आपके बच्चे को। यानी कि जो कैसे आचरण सीख रहा है, कैसी चीज़ें अपना रहा है, मानसिक विकास पे भी असर डालता है, शारीरिक विकास पे भी असर डालता है। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। आज जैसे कि 2020 कुछ क्वेश्चन थे, 2025 के थे कुछ, काफ़ी क्वेश्चन थे टीजीटी पीजीटी के, कुछ लेटेस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में उसके भी कुछ पेपर थे। सारे आज चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। जो इम्पॉर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन करते जाइए, चीज़ों को लिखते जाइए, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक एक करके जो टीजीटी का पेपर, एक बार पीजीटी का पेपर, एक बार यूजीसी नेट का पेपर, ऐसे करके सारे पेपर हम लोग क्लियर करेंगे। तो आपको पेपर पीवाईक्यू भी हैं वो भी कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड जो हमारी यूनिट है होम मैनेजमेंट, उसमें हम लोगों ने जो होम मैनेजमेंट के जो स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। जैसे कि प्लानिंग में जितना कुछ होता है, प्लानिंग का सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, क्रियान्वयन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मूल्यांकन से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट मूल्यांकन कौन होता है। एक बार आप क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को देख लीजिए। आज जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो उत्प्रेरक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, वैल्यू क्या होती है, लक्ष्य क्या, वैल्यू क्या है, गोल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। पार्कर के अकॉर्डिंग भी चीज़ें पूछ लेते हैं कि पार्कर के जो अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें। ग्रास एंड कैंडल की डिफिनीसन आप याद कर लीजिए। डिफिनीसन जो होती है टीजीटी पीजीटी में पूछ लेते हैं, यूजीसी नेट में कम पूछी जाती है डिफिनीसन, टीजीटी पीजीटी में डिफिनीसन ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आप एक बार याद कर लीजिए। जो उत्प्रेरक तत्व हैं, जो पांचों चीज़ें होम मैनेजमेंट के जो 5 स्टेप हैं,
मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार आप क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और जो इम्पॉर्टेंट लगे उनके एक लाइन में नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, तो आपको हेल्प रहेगी। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है क्लास तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।